चलिए आज हम लोग जो है बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा थ्योरम जिसमें दो टर्म्स हो, जिसमें कितना हो, दो टर्म्स। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? टू टर्म्स, जैसे a प्लस बी तो पावर n है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये पहला टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, a और b दो टर्म है इसमें। तो टू टर्म्स को जब एक साथ लिखते हैं और इससे जो मेरा थ्योरम बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। समझ में बताइए? यानी द थ्योरम इन विच कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। जैसे हम लोग लिखते हैं a प्लस बी पे पावर अगर जीरो है तो इसका वैल्यू वन, a प्लस बी पे पावर वन है तो इसका वैल्यू a प्लस बी हो जाता है। a प्लस बी है, इस पे पावर अगर होल स्क्वायर है तो इसका हो जाता है a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर a पे पावर क्यूब है, a प्लस बी होल पे पावर क्यूब है, तो हो जाता है a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। लेकिन जैसे इन सब में हम लोग को पावर वन टू थ्री या कुछ हद तक फोर तक का भी हम लोग को पता रहता है, ए प्लस बी पे पावर फोर क्या होगा, यहाँ तक हम लोग को पता रहता है मैक्सिमम। लेकिन अगर हम पूछें कि ए प्लस बी पे पावर 17 कितना होगा, ए प्लस बी पे पावर 10 कितना होगा, ए प्लस बी पे पावर 10 कितना होगा, इसको तोड़ो तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, टूट जाएगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, काफी पेज भी जाएगा। या ए पे पावर ए प्लस बी इस होल पे पावर पूछते 100 कितना होगा, तब इस पे बहुत समय जाएगा, शायद युग भी दिख जाए। तो इसी चीज को कि इसको शॉर्ट में कैसे तोड़े, इन सबको बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन चीज को समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे? जैसे a प्लस बी पे पावर जीरो। अच्छा, अगर मेरा पावर जीरो है तो टर्म मेरा कितना है? एक। अगर मेरा पावर वन है तो टर्म कितना है? दो। ए और बी दो टर्म है। देखो, अगर पावर टू है तो टर्म कितने हैं? थ्री। अगर पावर थ्री है तो मेरे टर्म कितने हैं? फोर। यानी कि अगर मेरे पास पावर फोर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? फाइव टर्म्स होंगे। तो यहाँ से हमको पहला ऑब्जर्वेशन मिला कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने होंगे? पावर में एक ऐड कर देंगे तो वो मेरे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। एक ऑब्जर्वेशन ये मिल रहा है हमको कि अगर देखो यहाँ पे पावर कितना था? जीरो, तो कितने टर्म हो गए? एक। पावर वन है तो कितने टर्म है? दो, ए और बी। यहाँ पावर टू है तो कितने टर्म है? एक दो तीन। फिर पावर थ्री है तो एक दो तीन चार, चार टर्म है। तो सिमिलरली अगर पावर फोर होगा तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? फाइव नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हमको दिख रहा है कि अगर देखते जाओ तो यहाँ पे a का पावर क्या है? वन। a का पावर क्या है? वन। और b का पावर भी क्या है? वन है। अगर देखते जाओ इधर, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाए तो a का पावर क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है, यानी a स्क्वायर से a हो गया। और b का पावर क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी a का पावर धीरे धीरे घट रहा है और b का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। या अगर उल्टा चले तो b का पावर पहले कैसा? स्क्वायर, घटते घटते b हो गया। फिर a का पावर क्या था? वन, बढ़ते बढ़ते स्क्वायर हो गया। तो सीधा चलेगा, उल्टा बात एक ही है। तीसरे टर्म में भी अगर देखें तो पावर घट रहा है। ए का पहले क्यूब था, फिर स्क्वायर हुआ, फिर ए हो गया। फिर बी का पावर बढ़ा, स्क्वायर हुआ, क्यूब हो गया। या उल्टा चले, बी का पावर क्या था? क्यूब, फिर घटा स्क्वायर, फिर हो गया ए। फिर सिमिलरली ए का पावर यहाँ पे वन था, यहाँ स्क्वायर, यहाँ क्यूब। यानी कि ए का पावर जो है, अगर लेफ्ट से राइट जाए, लेफ्ट से राइट काउंट करें तो उसमें ए का पावर क्या हो रहा है? घट रहा है, और बी का पावर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वहीं राइट से लेफ्ट की तरफ देखें तो बी का पावर घट रहा है और ए का पावर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन मिला कि अगर लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए लेफ्ट से राइट जाएंगे यानी इधर से इधर जाएंगे तो ए का जो पावर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और बी का पावर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वहीं राइट से लेफ्ट जाए तो उस केस में हम लोग देख रहे हैं कि ए का पावर तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन बी का पावर डिक्रीज कर रहा है। ये दो ऑब्जर्वेशन मिले। तीसरा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि अगर तुम देखो हर टर्म का पावर को ऐड करोगे तो ओरिजिनल पावर के बराबर मिलेगा। जैसे इस टर्म पे पावर कितना है? जीरो, तो जीरो है तो वो जीरो के बराबर। इस टर्म पे पावर कितना है? वन, तो वन के बराबर। इस टर्म पे पावर देखो टू, यहाँ इस टर्म में दो पावर है, दो, ठीक है। इस टर्म में एक इस पे एक इस पे, वन प्लस वन टू, इस पे भी टू। यहाँ पे देखो तो इस टर्म पे पावर कितना है? थ्री, थ्री है। इस टर्म पे देखो तो ए का पावर टू और बी का पावर वन, यानी टू प्लस वन थ्री। सिमिलरली ए का पावर वन, बी का पावर टू, तो टू प्लस वन थ्री, और इसका भी थ्री। यानी जो पावर है
पावर जो है इंडिविजुअल पे वो हर टर्म पे बराबर है, यानी इस टर्म पे जैसे ए क्यूब है तो वही ओरिजिनल पावर है, इस टर्म का पावर भी ओरिजिनल के बराबर है। तो यहाँ से हमको कुछ कुछ कंक्लूजन मिल रहा है कि चौथा जो होगा यानी a प्लस बी पे पावर 4 अगर लिखना हो तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 3 ऑब्जर्वेशन हमको मिला है। पहला कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उस वो क्या होंगे, पावर में एक ज्यादा, यानी जैसे यहाँ पे 4 टर्म है तो इसमें टोटल 4 पावर कितना है 4, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 5। दूसरा है कि अगर हम लोग उन टर्म्स को लेफ्ट से राइट दें, यानी अगर हम लोग जो 5 टर्म्स इसमें हैं अगर उसको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे तो a का पावर जो है वो डिक्रीज करेंगे और b का पावर को इंक्रीज करेंगे। वहीं अगर आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ a प्लस बी पे पावर 4 को अगर राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं तो उस पर a का पावर इंक्रीज करेंगे और b का पावर डिक्रीज करेंगे। समझ में बात है। तो यहाँ टर्म को लिखते हैं तो a पे पावर 4 प्लस 3a क्यूब b प्लस, अब यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, पहले पावर को लिखते हैं तो a पे पावर 4 a क्यूब। अब धीरे धीरे b के पावर को भी इंक्रीज करना होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b का क्यूब प्लस b पे पावर 4, b पे पावर 4। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हम जब लेफ्ट से राइट गए तो उस केस में क्या करना है, a का पावर डिक्रीज करना और b का पावर इंक्रीज। तो a का पावर डिक्रीज किए, पहले 4 था फिर क्यूब फिर क्वाड्रेटिक फिर आपका सिंगल हो गया। उसके बाद जब हम लोग लेफ्ट टू राइट गए तो b का पावर इंक्रीज करना था तो यहाँ पे 1, यहाँ 2 3 4। लेफ्ट से राइट आएंगे यानी राइट से लेफ्ट आएंगे तो उसमें b का पावर क्या करेगा, डिक्रीज। तो देखिए b का पावर यहाँ कितना 4, फिर आया 3 फिर 2 फिर 1, और वहीं a का पावर इंक्रीज करेगा तो a का यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। तो हमको इतना पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे। तो टोटल 5 टर्म्स थे, कुछ वो 5 टर्म कौन कौन से थे ये भी पता चल गया। अब हमको पता करना है बस कि वो नंबर्स कौन कौन होंगे, यानी जैसे यहाँ पे सब जो नंबर्स है ये नंबर्स कौन कौन होंगे। तो इन नंबर्स को हम लोग जो है ना पास्कल ट्रायंगल की मदद से पता करते हैं, यानी जो कोफिशिएंट होता है हर टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसको पास्कल ट्रायंगल की मदद से समझते हैं। चलिए पास्कल ट्रायंगल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पास्कल ट्रायंगल में टर्म्स का कोफिशिएंट लिखते करते हैं। जैसे ये 1 है, अब इन दोनों 1 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये क्या बन गया 2, 2 प्लस 1 करें तो 3, यहाँ पे भी 2 प्लस 1 करें तो 3, फिर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 करें 4, 3 प्लस 3 करें 6, फिर 3 प्लस 1 करें तो क्या हो जाएगा 4, फिर 4 प्लस 1 करें तो क्या हो जाएगा 5, 6 प्लस 4 करें तो क्या हो जाएगा 10, 6 प्लस 4 करें तो क्या हो जाएगा 10, और 4 प्लस 1 करें तो क्या हो जाएगा 5। तो इसी को हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं, यानी क्योंकि ये एक ट्रायंगल जैसा शेप लेता है। कैसा शेप लेता है, एक ट्रायंगल जैसा, तो इसीलिए इसको हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। पास्कल जो है वो इसको डिस्कवर किया था तो इसी को हम लोग पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसमें टर्म का कोफिशिएंट कैसे पता चला, तो देखो a प्लस बी पे पावर 0 था तो नंबर ऑफ टर्म कितने थे 1, एक टर्म है एक टर्म है। अगर a प्लस बी पे पावर 1 था तो उसमें क्या थे a प्लस बी, यानी दोनों टर्म का कोफिशिएंट क्या था 1 था, तो दोनों टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 है। वहीं याद करो जब a प्लस बी पे पावर स्क्वायर था तो उसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था, यानी सारे टर्म का a का इस टर्म का लास्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या था 1, इस वाले का 2 और इस वाले का भी क्या था 1। समझ में आता है। उसी तरीके से a प्लस बी पे पावर जब क्यूब था तो मेरा क्या आया था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसमें पहले टर्म का कोफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 3, इसका 1। तो अब देखेंगे तो पहले टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1, दूसरे टर्म का 3, तीसरे टर्म का 3, चौथे टर्म का 1। तो इसी तरीके से हम लोग जो है a प्लस बी पे पावर जो 4 लिखे थे इसका क्या लिखे थे कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उस केस में क्या करना है a का पावर डिक्रीज करना है और b का पावर इंक्रीज करना है, यानी कि a पे पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b का क्यूब प्लस b पे पावर 4। समझ में आता है। अब यहाँ पे इनका कोफिशिएंट अब हम लोग को पता करना है तो चौथा देखेंगे। पहला हो गया पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और ये हो गया चौथा, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 4, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 6, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा वापस से 4,
और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा लास्ट वाले का 1। तो यहाँ से हमको a प्लस बी पे पावर 4 क्या है उसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया, a प्लस बी पे पावर 4 क्या होगा। लेकिन ये अभी भी बड़ा वो है कि इतना सारा पहले पास्कल ट्रायंगल बनाया, फिर सोच सोच के उसका टर्म लिखे, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो उसको भी छोटा किया गया। कैसे किया गया वो बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखो। अब हम लोग जो 3 ऑब्जर्वेशन किए थे उसको एक बार मिला लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या किए थे कि जितना पावर होगा है ना उससे एक ज्यादा होंगे टर्म, तो पावर कितना है 4, तो टर्म को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 टर्म हो गया। उसी तरीके से दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किए थे कि a का पावर डिक्रीज करेगा, b का पावर इंक्रीज। तो देखो a का पावर 4 है, क्यूब हो गया स्क्वायर a, फिर यहां से b का पावर इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि हर टर्म पे जो पावर का सम होगा वो ओरिजिनल के बराबर होना चाहिए। तो इस टर्म पे पावर कितना है 4 है, इस टर्म पे देखेंगे 3 + 1 4, इस पे 2 + 2 4, इस पे 3 + 1 4, इस पे 4। तो मतलब मेरा तीनों ऑब्जर्वेशन को फुलफिल कर रहे हैं, यानी a प्लस बी पे पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। लेकिन अगर हम अभी भी बोले कि a प्लस बी पे पावर 100 निकालना है, a प्लस बी पे पावर 17 निकालना है, तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो कि अभी भी फायदे में नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे वो चीजें बताते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोग देखे कि वो पास्कल ट्रायंगल जो हम लोग बनाए थे उससे अगर हम लोग को a प्लस बी पे पावर 17 निकालना है, या a प्लस बी पे पावर कुछ भी हो 18 19 20 50 100, तो उस पास्कल ट्रायंगल के से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो उससे अच्छा होता है कि हम लोग उस पास्कल ट्रायंगल का, मैं क्या, पास्कल ट्रायंगल से हम लोग को कोफिशिएंट मिल रहा है टर्म्स का, तो उस कोफिशिएंट को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। उस कोफिशिएंट को किसके फॉर्म में लिखते हैं, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। जैसे कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े थे कि एनसीआर कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आते हो, एनसीआर आपका क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता था कि नहीं होता था। अच्छा एक चीज बतला, जैसे वो जो पास्कल ट्रायंगल था, यही था आपका पास्कल ट्रायंगल। अब इस पास्कल ट्रायंगल में एक चीज बताइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, शुरुआत में और लास्ट में दोनों जगह क्या है 1 है। अगर अगर हम इस 1 को अगर लिखें NC0, NC0 क्या लिखें, NC0 इस 1 को, और इस 1 को लिखें NCN। अब NC0 क्या होगा, कॉम्बिनेशन में हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को n नंबर ऑफ थिंग्स दिया हुआ है, और उसमें से हम लोग को n नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब n नंबर ऑफ थिंग्स दिया है और r थिंग्स का कॉम्बिनेशन हम लोग को उसमें से बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे NC0 लिखते हैं, NC0 मतलब क्या कि n नंबर ऑफ थिंग्स दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, मतलब कुछ नहीं करना है। तो एक ही तरीका उसमें है कि उसमें हम लोग को कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। कितने तरीके से बन सकता है, एक तरीके से, और वो एक तरीका क्या है कि कोई भी चीज का कॉम्बिनेशन नहीं बने। तो उसमें एक ही तरीका होगा, अगर इसका NC0 का यहाँ से वैल्यू चेक करेंगे तो 1 ही आएगा। और अगर NCN है, मतलब कि मान लो मेरे पास 5 पेंसिल है और मुझे पांचों पेंसिल चाहिए, तो मैं एक साथ जो है पांचों पेंसिल का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। अगर 5 पेंसिल है मेरे पास, तो मैं एक ही तरीके से ना पांचों पेंसिल को उठा सकता हूं, तो उसमें भी कितना तरीका बना, एक तरीका, यानी NCN भी कितना हो गया, एक। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है, NCN जो होगा वो NC0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, दोनों का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। और एक चीज और समझ लेना है, अगर ये NC0 है, ये क्या है NC0 है, और इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 1 के, तो डेफिनेटली इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो आपका NC1 होगा, मतलब NCN। अगर जैसे यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे n का वैल्यू क्या है, पावर में होता है ना, जैसे a प्लस बी पे पावर अभी लिखे थे, a प्लस बी पे पावर 1, a प्लस बी पे पावर 2, तो ये जो 1 2 ये जो पावर है यही है ना आपका n क्या है, यही पावर है। तो अगर पहले टर्म पे जाए, पहले टर्म पे मतलब टोटल कितना है 5 टर्म, टोटल मेरे पास टर्म कितना है 5। अब देखिए अगर a प्लस बी पे जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाए, a प्लस बी के होल क्यूब पे जाए, a प्लस बी के होल पावर 4 पे जाए, और a प्लस बी पे पावर 5 पे जाए, तो ये जो पावर है यही आपका n का वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 5 डाल दें और यहाँ पे भी क्या जाए 5
C5। समझ में बात है? तो अगर 5 चीज है उसमें से मुझे किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है तो कितने तरीके से बन सकता है? एक तरीके से। अगर मेरे पास 5 चीज है और उसमें से हमको पांचों चीज का कॉम्बिनेशन बनाना है तो कितना तरीके से बन सकता है? एक तरीके से। सिमिलरली अगर ऊपर वाले में देखें तो इसको हम लोग 4C0 लिख सकते हैं, इस वन को 4C0, और इस लास्ट वाले को 4C4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है? 4, इसमें पावर 5 था। अब सिमिलरली हर स्टेप में देखिए, इस स्टेप में पावर क्या है? 3, तो इसको हम लोग 3C0 लिख सकते हैं, इसको 2C0 और इसको 0C0, क्योंकि इसमें पावर क्या है? 0 है, कोई पावर नहीं है। इस पे पावर क्या है? 0। सॉरी, हाँ ठीक है, समझ में बताइए। तो यहाँ पे 2C0 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2C2, इसको लिख सकते हैं 3C3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 1 मेरा रिजल्ट में है। अगर यहाँ से कॉमन सेंस से देखा जाए तो ये वाला जो होगा 5C0, इसके नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा मेरा? 5C1, ये मेरा क्या आएगा? 5C2, 5C2, ये मेरा क्या आ जाएगा? 5C3, और ये मेरा 5C4। अब अगर 5C4 को, यानी 5 चीज है उसमें से 4 चीज का हम लोग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो इसको जब हम लोग इस फॉर्मूला से ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको रिजल्ट यही आएगा। सिमिलरली जैसे 4C0 है तो इसका क्या हो जाएगा? 4C1, इसका 4C2, 4C3, समझ में बताइए। इसका 3C0 है तो इसका हो जाएगा 3C1, इसका हो जाएगा 3C2, इसका 3C3, इसका हो जाएगा 2C1। अब इसका यूज जो है हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग को ट्रायंगल बनाने का, यानी जो पास्कल ट्रायंगल था उसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली अब जान चुके हैं कि पहला मेरा क्या होगा? NC0, पहला मेरा क्या होगा? NC0, और लास्ट वाला मेरा क्या होगा? NCN, क्योंकि उन दोनों का वैल्यू जो है मेरा 1 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग को अगर दे दिया a + b पे पावर 17, कितना? a + b पे पावर अगर 17 दे दिया तो हम लोग को पता है कि पहले टर्म का कोफिशिएंट कैसे मिल सकता है? 17C0 करके, और लास्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट कैसे मिल सकता है? 17C17 करके। तो अब इसके बीच में 17C1, 17C2, 17C3 करके हर टर्म का, क्योंकि इसमें टोटल अगर 17 है, पावर कितना है? 17, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितने हो जाएंगे? 18, और उन 18 टर्म्स का कोफिशिएंट क्या होगा वो हम लोग को इस कॉम्बिनेशन की मदद से इजीली पता चल सकता है। इसीलिए कॉम्बिनेशन का हम लोग इसमें यूज करते हैं। समझ में बताइए। अब हम लोग इसी कॉम्बिनेशन से, यानी ये जो आया है इसी से अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर NCX लिखा है, क्या लिखा है? NCX, अगर NCX आपका अच्छा, एक चीज और, अगर लिखा है NCX और ये आपका बराबर है NCY के, तो इसका दो पर्सपेक्टिव होता है। एक होता है कि x और y का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा, और x + y का वैल्यू जो होगा, यानी x और y को जब जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? n के बराबर आएगा। समझ में आता है? तो अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को लिखते हैं। तो फाइनली मेरा जो है बाइनोमियल थ्योरम क्या बन जाएगा? a + b पावर अगर n है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम को? अभी बताएं। पहले टर्म को लिखने का तरीका क्या है? पहले टर्म का कोफिशिएंट NC0, और पहला टर्म जो होगा उसमें पावर n होगा। पहले टर्म पे पावर क्या होगा? n होगा, और b पे पावर कुछ नहीं होगा, यानी b जो है वो आपका नहीं होगा। दूसरा टर्म अगर लिखे तो हो जाएगा NC1, a पे पावर n-1 और b आ जाएगा। फिर तीसरा टर्म NC2, a पे पावर n-2 और b पे पावर 2 आ जाएगा। और ऐसे करते 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 यही मेरा क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है, जिसमें a + b पे पावर n कुछ भी हो उसका कोफिशिएंट हम लोग को कैसे मिल सकता है? तो NC0, NC1, NC2 कर करके जितना टर्म है उतने नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, और उसके बाद पावर कैसे मिलते जाएगा वो हम लोग को पता चल गया, टर्म कैसे मिलता जाएगा वो भी हम लोग को पता चल गया। चलिए, तो अब हम लोग जो है जनरल और मिडिल टर्म किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मेट क्या होता है? NC0 a to the power n + NC1 a to the power n-1 NC2, ऐसे करते करते चलता है। अगर हम लोग को इसका क्या निकालना है? जनरल टर्म निकालना है। पहले लिखते हैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जो है किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का अगर निकालना तो होता है TR+1, यानी R+1 टर्म जो होता है, R+1 टर्म जो होता है मेरे किसी भी बाइनोमियल थ्योरम का क्या होता है? जनरल टर्म होता है या स्टैंडर्ड टर्म होता है, जिसको कि NCR, a पे पावर n-r और b पे पावर r से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैसे हुआ देखिए, जैसे अगर हम लोग देखें तो हर बाइनोमियल थ्योरम में जैसे यहाँ पे जो r का वैल्यू है ये क्या है? NCR, तो यहाँ पे r का जो वैल्यू है उसमें से एक अगर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है?
हम लोग को एक माइनस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जनरल टर्म क्या होता है कि किस टर्म में आप जो है मतलब हर टर्म का फॉर्मेट क्या है। जनरल टर्म क्या होता है, हर टर्म का फॉर्मेट क्या है। तो पहले टर्म को अगर देखें, पहले टर्म को, तो उसमें एनसी 0 है, यानी आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे अगर पुट करें तो यहाँ आर का वैल्यू अगर 0 दे तो एन में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा एन। वही चीज यहाँ पे है ए पे पावर एन और बी पे पावर आर है, यानी कि आर का वैल्यू क्या है 0। 0 है कि नहीं है, जैसे एन सी 0, ए पे पावर क्या है एन। अब ये जो आर का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, इसको हम लोग एन सी आर ए पे पावर एन है, तो यहाँ से आर का वैल्यू जो है वो 0 है कि नहीं है, 0 है। तो 0 अगर है तो उस इस टर्म को अगर यहाँ से हम लोग देखें तो एन सी 0 ए पे पावर एन माइनस 0 इस टर्म से को रिलेट करें और बी पे पावर 0, तो ये मेरा क्या क्या एन सी 0 ए पे पावर एन और बी पे पावर 0 है तो इंटू 1, यानी एन सी 0 ए पे पावर एन। तो पहला टर्म देखो मेरा यही वाला है, तो जनरल टर्म समझ में आया। सिमिलरली दूसरा टर्म देखो एन सी 1 है, एन सी 1 है, यानी यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है 1 है, तो आर का वैल्यू 1 है, उसमें 1 को एक घटा दिए और बी पे पावर 1 आ गया आर का। सिमिलरली थर्ड टर्म, इसका जो थर्ड टर्म है उसको देखिए, उसमें आर का वैल्यू क्या है 2, आर का वैल्यू 2 है। अब एन माइनस आर यानी एन माइनस 2 और बी पे पावर क्या होगा आर, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे होगा। जनरल टर्म समझ में आया। तो ये होता है आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर और बी पे पावर आर। क्लियर। अब हम लोग मिडिल टर्म को देखते हैं। चलिए मिडिल टर्म को हम देखते हैं। मिडिल टर्म जो होता है ना वो इवन और ऑड दो केस पे डिपेंड करता है कि आपका जो पावर है, यानी जो टर्म पे जो पावर है, जैसे a प्लस बी पे पावर n है, अब ये a प्लस बी पे पावर जो n है ये इवन है या ऑड है, इस दो बात पे निर्भर करता है। अगर n जो है पहला केस, अगर n जो है आपका इवन है, सबसे पहले इतना हम लोग जानते हैं कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं n प्लस 1, यानी कि अगर n का पावर 17 है तो उसमें यानी a प्लस बी पे अगर होल पे पावर 17 है तो उसमें कितने टर्म्स होंगे 18 टर्म्स होंगे। अगर a प्लस बी होल पे पावर अगर 100 है तो उस पे टर्म्स कितने होंगे 101, उसमें 101 टर्म्स होंगे। उसी तरीके से अगर n का पावर इवन होता है, n का पावर इवन होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं a प्लस बी है, ठीक। अब इस पे पावर अगर 4 है, a प्लस बी पे पावर क्या है 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे क्या आ रहे हैं ऑड आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरा क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मेरा मिडिल टर्म क्या हो जाता है, अगर जैसे n पे पावर क्या है 4 है, अगर 5 मेरा है, जैसे इसमें ऐसे समझो जैसे a प्लस बी पे पावर कितना है 4 है, तो इसमें हम लोग को ये तो समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5 टर्म्स होंगे, 4 प्लस 1 5 टर्म्स। और अगर 5 टर्म्स होंगे तो जो थर्ड टर्म होगा वो मेरा क्या होगा मिडिल टर्म होगा कि नहीं होगा, इतना बस बताओ। थर्ड टर्म अगर मेरे पास 5 टर्म है और 5 टर्म में से हम पूछे कि मिडिल टर्म कौन होगा, तो मिडिल टर्म मेरा ये वाला होगा मिडिल टर्म। तो जो मेरा मिडिल टर्म होगा वो थर्ड टर्म होगा कि नहीं होगा। अब इस थर्ड टर्म को हम लोग इसमें क्या करें कि मेरा थर्ड टर्म आ जाए, थर्ड टर्म आ जाए, तो n प्लस 2 बाई अगर 2 कर दे, n प्लस 2 बाई 2 कर दे, तो मेरा जो है ये थर्ड टर्म आएगा कि नहीं आएगा। मेरा ये थर्ड टर्म अगर n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, अगर n का वैल्यू यहाँ पे 4 डाल देते तो 4 प्लस 2 6/2 तो करेंगे तो मेरा थर्ड टर्म पता चल जाएगा। और इसी फॉर्मूले को बुक में कैसे लिखा रहता है n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 या n प्लस 1 प्लस 1/2। ये हो गया आपका कब मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला, जब n का वैल्यू क्या हो इवन हो। और n का वैल्यू अगर इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे ऑड होंगे, और ऑड टर्म्स में हमेशा एक ही मिडिल टर्म होता है, और वो एक मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है ये तीनों सेम ही फॉर्मूला है, n प्लस 2/2 करो, n/2 प्लस 1 करो या n प्लस 1 प्लस 1/2 करें, बात एक ही है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है जब n का वैल्यू ऑड होता है। अब उस केस को समझते हैं। चलिए दूसरा केस अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दूसरे केस, चलिए अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में n का वैल्यू अगर ऑड होता है, n का वैल्यू ऑड होता है, अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी पे अगर हम लोग पावर जो है 7 लेते हैं, a प्लस बी पे पावर कितना लेते हैं 7, तो 7 मेरा क्या है ऑड। अब अगर मेरा 7 मेरे पास, इसमें पहले मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे इसमें 8 होंगे कि नहीं, 8 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर मेरे पास 8 टर्म है, मेरे पास कितना टर्म है 8 टर्म है, तो इन 8 टर्म्स में
मेरा मिडिल टर्म 2 होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8 है। उसमें से अगर हमको मिडिल टर्म देखना है तो इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 3। तो मेरा मिडिल टर्म कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, एक फोर्थ और एक फिफ्थ, ये हमको पता चला। तो ये फोर्थ और फिफ्थ, ये दो टर्म लाने के लिए हम लोग n में क्या ऐड करेंगे कि मेरा फोर्थ टर्म आ जाए और फिफ्थ टर्म आ जाए? क्योंकि n का वैल्यू कितना है? 7 है। n का वैल्यू कितना है? 7। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 8, और उन 8 टर्म्स में से हम लोग को पता चल गया कि मेरा मिडिल टर्म कौन होगा? फोर्थ और फिफ्थ टर्म होगा। तो अगर हम लोग इसमें ये जो पावर है, होल का जो पूरे का जो ये पावर है, इसमें क्या ऐड करें कि मेरा फोर्थ और फिफ्थ टर्म आ जाए? तो n में अगर हम लोग 1 ऐड कर दें तो मेरा फोर्थ टर्म आएगा कि नहीं आएगा? n में अगर हम लोग 1 ऐड कर दें तो मेरा फोर्थ टर्म आ जाएगा। और इसी n में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें, इसी n में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें तो मेरा फिफ्थ टर्म आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? जैसे देखो 7 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 8 हो गया, 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म। अगर 7 में हम लोग 3 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10, तो 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म। तो इसी को जनरल भाषा में बुक में ऐसे लिखा रहता है n+1/2 टर्म, यानी कि अगर n का वैल्यू ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स मेरे इवन होंगे, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसमें जो है मिडिल टर्म 2 होगा, एक होगा n+1/2 टर्म और एक होगा n+1/2 + 1 टर्म। और इसी n+1/2 + 1 को जब सॉल्व करेंगे तो n+3/2 आ जाएगा। तो जब भी मेरा n का वैल्यू ऑड होगा तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला n+1/2 और n+3/2 हो जाएगा, या n+1/2 टर्म या n+1/2 दोनों में से, क्योंकि इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ये तो एज इट इज सिमिलर है, ये दोनों, इसको सॉल्व करोगे n+1/2, 2 इधर जाएगा, 2 1 2। अब n+1 + 2/2 करेंगे तो यही टर्म आना है वापस इसको सॉल्व करके। तो मिडिल टर्म जब भी n का वैल्यू ऑड हो तो मिडिल टर्म 2 होगा, और वो दोनों को निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर इवन होगा तो वो हम लोग जान चुके हैं। समझ में बात आई? बाइनोमियल थ्योरम पूरा